नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माय पॉइंट ऑफ व्यू। इस वीडियो में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करता हूं। आप उससे सहमत भी हो सकते हैं और आप अपनी असहमति भी सुटेबल लॉजिक के साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेज सकते हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हर कोई एग्री करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। आज एक बहुत अच्छी खबर और पॉजिटिव न्यूज़ था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक इसको पहुंचाया जाए। ये रिलेटेड है कॉमन सिविल कोड से, समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ न्यूज़ हमें कुछ विश्वस्त सूत्रों से पता चला और मैंने सोचा कि अपने वीडियो के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचाऊं। लेकिन उसके बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। अभी इस शुरू में मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये नुपुर शर्मा का जो विवाद चल रहा था, तो बहुत सारे व्यूअर और मेरे जैसे बहुत सारे इस सरकार के समर्थक को लगने लगा था कि नरेंद्र मोदी झुक गए हैं और खाड़ी देशों के आगे जो जैसा कि एक ये बनाया गया कुछ विपक्षी पार्टियों के द्वारा और कुछ प्रायोजित जो पत्रकार हैं, जिसमें मैं बार बार उसका एग्जाम्पल देता हूँ। प्रसन्न ये जो पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, अभिसार शर्मा, ये जो NDTV वाले हुए, सत्यहिंदी.com वाले हुए, तो ये सारे जो प्रायोजित पत्रकार हैं, इन लोगों ने एक इम्प्रेशन बनाने का प्रयास किया कि खाड़ी देशों के आगे हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी झुक गए। इतना ही, कुछ लोग कांग्रेस और कुछ पत्रकारों ने तो यहां तक कहा कि हिंदुस्तान की फजीयत हो गई। अब हम आपको तर्क संगत ढंग से फैक्ट के साथ इसका विश्लेषण करेंगे। स्टार्ट वहीं से करते हैं जहां से शुरू हुआ था, यानी कतर। अब पहले कतर के बारे में जो ये भारत में बैठ कर के बातें करते हैं, जरा उनसे पूछिए कतर के बारे में आपकी जानकारी कितनी है। कतर का टोटल पॉपुलेशन 27 लाख है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस 27 लाख में 7 लाख इंडियंस हैं, यानी हर चौथा कतर का जो निवासी है वो इंडियन है। फिर कतर जैसा दे, और वो जो 7 लाख इंडियंस हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लेबर हैं। वहां का इवन जो CA, टेक्नोक्रेट, इंजीनियर, डॉक्टर, IT पर्सनल, ये सारे उसमें ऊंचे ऊंचे प्रोफेशनल, हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल कतर में काम कर रहे हैं। वैसे ही कुछ वैसे ही कंडीशन कुवैत की भी है। कुवैत का भी लगभग 41 लाख के आसपास उसका पॉपुलेशन है और उस 41 लाख में भी लगभग 10-11 लाख इंडियन रहते हैं। वहां पर भी स्थिति यही है। सारे इंडियन प्रोफेशनल जो है, सारे डॉक्टर, इंजीनियर, CA, जो भी हाईली एजुकेटेड लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो वहाँ पे है। सऊदी अरब का किसी भी शहर में चले जाइए, वहाँ पर भी सारे इंडियन प्रोफेशनल्स काम करते हैं। तो एक सिंपल सी चीज, हम एक लाइन में मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इन खाड़ी देशों की हिम्मत नहीं है कि भारत की तौहीन कर सके, नरेंद्र मोदी के सामने सर उठा के खड़ा हो सके। इन्हें भारत की फजीयत करने की तो औकात ही नहीं है, पहली बात। और ये जो बोलते हैं भारत में बैठ करके कि वहां से रेमिटेंस आता है, तो जरा कल्पना कीजिए, अगर ये कतर, कुवैत, सऊदी अरब जैसे देशों से इंडियंस प्रोफेशनल चले आए भारत, तो इन देशों में बचेगा क्या? गैस खाएंगे, पेट्रोल पिएंगे, क्या करेंगे? उनके पास गैस और पेट्रोल के अलावा है क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन ये चीजें इन्हें समझ में नहीं आती है। अब जब ये राजदूत का प्रकरण चल रहा था कतर में, शायद लोगों को पता नहीं है कि हमारे उपराष्ट्रपति उस समय उसी दिन कतर पहुंचे थे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनका विजिट चल रहा था। कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई खटास नहीं। लेकिन भारत में बैठे हुए हिंदुस्तान का बुरा चाहने वाले
जिनके गिद्धों की तरह, जिनकी गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है कि कुछ खराब हो, कुछ नरेंद्र मोदी गलत करें, और उनके जो प्रशंसक है, जो उनके समर्थक हैं, उनको निरुत्साहित किया जाए। उन लोगों ने इसे एक इशू बनाया, ऐसा है नहीं। अब कुवैत की बात अगर करें तो 11 लाख जिस कंट्री में इंडियंस रहते हों, आप कल्पना भी कर सकते हैं कि 47 लाख के पॉपुलेशन में, 41 लाख के पॉपुलेशन में अगर 11 लाख इंडियंस हैं, वो क्या हिम्मत करेंगे कि इंडिया के अगेंस्ट में जाएं? वहां के सरकारी नौकरियों की मैं बात कर, लगभग 28 से 30 हजार तो वहां की सरकारी नौकरी में इंडियंस हैं। तो कतर हो या कुवैत, सऊदी अरब हो या ईरान, ये कोई भी भारत के अगेंस्ट नहीं जा सकता। जो बीच का प्रकरण हुआ उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जब ये भारत के मुसलमानों ने चारों तरफ हल्ला फैलाया कि, और उसमें ये जावेद करके जो है वो ऑल्ट न्यूज वाले, इनका भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है कि पैगंबर के बारे में, प्रॉफिट के बारे में उनके बहुत ही मतलब उनका ये निंदा किया गया, उनके विरुद्ध बोला गया। स्वाभाविक रूप से एक इस्लामिक राष्ट्र के इस्लामिक राष्ट्र होने के कारण ये गल्फ कंट्रीज में एक होड़ मची कि सबसे अच्छा मुसलमान, सबसे कट्टर मुसलमान कौन है। और ये मुसलमानों क्या मुस्लिम उम्मा का जो नेतृत्व है, उस, जैसे मैंने बार बार कहा है, उस नेतृत्व लेने की होड़ में सबने अपना अपना उपस्थिति दर्ज कराया। लेकिन सोचिए, अगर भारत से इन देशों की जो रिश्ते खराब हुए रहते तो क्या ईरान के मंत्री भारत में होते? और आपको आश्चर्य होगा कि ईरान अभी पेशकश कर रहा है कि भाई आप सिर्फ रसिया से तेल मत खरीदिए, हमसे भी खरीदिए, और यहां तक कि हमारा पेमेंट भी अब डॉलर में नहीं, ये बातचीत चल रही है। और बहुत उम्मीद है कि इसी साल के अंत तक ईरान और भारत के बीच में आपस की करेंसी में, ईरान की करेंसी और भारत की करेंसी में ही व्यापार होने लगे, जैसा कि अभी रसिया से हो रहा है। तो ये स्थिति किसी अति निकट राष्ट्रों के बीच में होती है। अगर रिश्तों में खटास हो तो मंत्री एक दूसरे देशों का भ्रमण नहीं करते। हमारे उपराष्ट्रपति अभी कतर में नहीं होते। तो कहने का मतलब यह है कि जो भारत में फैलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी झुक गए, हिंदुस्तान झुक गया, 27 लाख पॉपुलेशन वाला देश, एक छोटा सा कतर ने भारत को झुका दिया, या तो ये इन मुल्कों से तो तर्क करना भी बेकार है। सोचिए, कतर आपको देता क्या है पेट्रोल और गैस के अलावा, जबकि गैस और पेट्रोल देने के लिए 10-15 कंट्री लाइन में, वेनेजुएला से लेकर के रसिया तक लगे हुए हैं। तो फिर इनसे भारत को झुकने की आवश्यकता क्यों? ठीक है, उनके पीछे यूरोप अमेरिका है, वो अपनी जगह पर है, उसके बारे में बहुत बार विश्लेषण कर चुका हूं। लेकिन अभी हम ये बताना चाहते हैं कि इन देशों से भारत का संबंध नहीं बिगड़ा है। भारत का संबंध जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। कोई उसमें ऊपर नीचे या कोई उतार चढ़ाव नहीं आया है। जो ये गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे थे कि गल्फ कंट्री से हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। और ये रिश्ते खराब इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उनकी टोटल इकोनॉमी भारत पर डिपेंडेंट है। गल्फ कंट्री से हम सिर्फ तेल आयात करते हैं। ये अलग बात है कि तेल ज्यादा आयात करते हैं, इसलिए हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो उनके पक्ष में होता है। लेकिन ये भी सही है कि वहां पे जो उनकी इकोनॉमी को जो आधार देते हैं वो इंडियंस ही देते हैं। इंडियंस के बिना कोई भी गल्फ कंट्री अपने अस्तित्व का कल्पना भी नहीं कर सकता। आज की स्थिति यह है। तो भारत में बैठे हुए जो ये गिद्ध हैं उनको समझा दीजिए कि बिना भारत और बिना भारतीयों के ये गल्फ कंट्री जो है, वो जितने भी हैं, 50 हो, 55 हो, 57 हो, जितने भी हैं, उन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है और वो कभी भी हिंदुस्तान के अगेंस्ट नहीं जा सकते। लेकिन अब आइए, यहां कई बार क्या होता है कि आपको किसी भी, जैसे कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार,
तो यहाँ पर भी जो प्रशासन, जो शासन में है, नरेंद्र मोदी जैसा जब आपका लीडर हो तो कोई भी डिसीजन करने के समय बहुत कुछ सोचना पड़ता है। सोचिए, अगर प्रॉफिट के इशू पर अगर हिंदुस्तान थोड़ा सा नम्र रुख नहीं अपनाता तो एक ऐसा इशू था जो सिर्फ गल्फ कंट्री ही नहीं, इसी को अमेरिका और यूरोप जैसे यूरोपियन कंट्री भी इसको इशू बनाते, जैसा कि वो बार बार कहते हैं धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। तो जिस हथियार से ये अमेरिका, यूरोप, गल्फ कंट्री भारत को, मोदी को घेरना चाहते थे, उनका वो हथियार ही छीन लिया मोदी ने। कैसे? नुपुर शर्मा पर और नवीन कुमार जिंदल पर कार्रवाई करके। स्वाभाविक रूप से जब से ही कार्रवाई हुआ, सऊदी अरब से लेकर के कुवैत, कतर, सबने उसका स्वागत किया। ईरान के मंत्री ने भी स्वागत किया कि भारत ने अपने कार्यकर्ता पर, अपने प्रवक्ता पर कार्रवाई किया। उसके बाद से ये मामला गल्फ कंट्री के लिए खत्म हो गया। ये अलग बात है कि हमारे देश में जो कुछ बैठे हुए हैं, इन्हें ये इशू को जिंदा रखना है। क्योंकि उनके पास दूसरा कोई इशू तो है नहीं। नरेंद्र मोदी से उनके भ्रष्टाचार पर तो कोई, भ्रष्टाचार का तो कोई आरोप लगा नहीं सकते। उन्होंने कोई भाई भतीजावाद किया ये तो बोल नहीं सकते। नरेंद्र मोदी ने कुछ देश का अहित कर दिया ऐसा नहीं कह सकते। तो इनको ये इशू को जिंदा रखना है और इसके लिए इन्हें देश विदेश से फंडिंग होती है। इन सब के बावजूद अब जो मैं कहना चाह रहा था कि इन्होंने कुछ काम बहुत इजी कर, जैसा कभी कहा जाता है ना कि 2 कदम आगे बढ़ने के लिए कभी कभी 1 कदम पीछे भी करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग, अभी मैं भी कहता हूँ कि शायद आप में से भी जो अभी नया पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखना शुरू किए हैं, शायद नरेंद्र मोदी के जर्नी को आप लोग नहीं समझ पाए हैं। और मैं बार बार अपने वीडियो में भी कहता हूं, मैं तो, मुझे कहने में कोई लाग लपेट नहीं है कि मैं खुल के नरेंद्र मोदी के साथ हूं। नरेंद्र मोदी के पर मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने उनके 20 साल सत्ता में रहते हुए और उसके पहले के जीवन को भी देखा है। इसलिए मेरी नज़र में वो एक आइडियल पर्सन है, एक आइडियल रूलर है, आइडियल पीएम है, इसलिए मैं उनके साथ हूं। और अभी जो मैं कहने जा रहा हूं उसको समझिए। ये कई बार क्या होता है कि आपका कुछ डिसीजन कुछ समय के लिए आप पेंडिंग में रख देते हैं कि इसको किसी उचित समय पर हम ये डिसीजन लेंगे। सोचिए 2019 में जब नरेंद्र मोदी जीत के आए, क्या आपने कल्पना किया था कि आने के साथ ही 370 हट जाएगा? किसी ने सोचा भी नहीं था। हटा। आर्टिकल 35A भी गया। किसी ने चूं तक नहीं बोला। जो बोलते थे कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, वो अब तिरंगा भी उठा रहे हैं और इलेक्शन भी में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। उसके अलावा क्या किसी ने सोचा था? यही विपक्षी पार्टियां बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब जाकर देखिए राम मंदिर भी बन रहा है। तो अब तीसरा जो एक इशू था, उस इशू को भी लगभग भोथरा कर दिया गया था पहले ही। जैसे 3 तलाक का जो कानून आया, तो एक ढंग से वो मुसलमानों के सिविल कानून में, शरीयत में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था, क्योंकि एक देश में रह करके आप वहां अपना कानून लागू नहीं कर सकते। आपको देश का कानून मानना पड़ेगा। आपकी धार्मिक आजादी है, आप जिस भगवान की पूजा करें, अल्लाह को पूजिए, गॉड को पूजिए, जीसस को पूजिए, गुरु नानक को पूजिए, जिसकी पूजा करना कीजिए, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन जो कानून होंगे, जो सिविल कानून होंगे, वो सबके लिए बराबर होंगे। यही चीज समान नागरिक संहिता कहता है कि चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो या सिविल केसेस हो, मतलब एक देश में एक कानून होगा, सबके लिए वो बराबर होगा। लेकिन मुसलमानों में हल्ला फैलाते थे कि धार्मिक आजादी उनका छिन जाएगा। कई बार तो ये जो मुसलमान में तो अनपढ़ बहुत है, तो उन्हें समझाया जाता है कि तुम्हें कुरान पढ़ने की आजादी नहीं रहेगी।
तुम्हारी नागरिकता छीन, जैसे सीएए में हुआ, नागरिकता छीन जाएगी, और वो विश्वास कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली समान नागरिक संहिता का किसी के धार्मिक आजादी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिविल कानूनों की बात करता है। और जहां तक मुझे पता चला है कि समान नागरिक संहिता का मसौदा केंद्र सरकार ने तैयार कर लिया है, और वो बहुत जल्दी अगर संभव हुआ तो इसी मॉनसून सत्र में, अगर डिले हुआ तो फिर शीतकालीन सत्र में, यानी ये 2022 के दिसंबर के पहले समान नागरिक संहिता देश को मिलने वाला है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये बहुत अंदर की खबर है कि भारत को समान नागरिक संहिता मिलने जा रहा है। और इसका जो परिणाम अब होगा, विपक्षी पार्टियां तो ये मीन में निकालेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसको स्टैंडिंग कमेटी के बाद भेजो, तो यहाँ भेजो, वहां भेजो। लेकिन क्योंकि भाजपा को लोकसभा में भी बहुमत प्राप्त है और राज्यसभा में भी अब बहुमत का जुगाड़ कर सकती है, ऐसी स्थिति में इसी साल के अंत तक इंडिया में सबके लिए एक कानून होगा, जिसका डिमांड भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और राष्ट्रवादी लोग वर्षों से कर रहे थे। वो सपना शायद 2022 में पूरा हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये जो कार्यकाल है 2019 के बाद का, सोचिए, जो चीज 70 वर्षों में कोई नहीं कर पाया वो आपका होने जा रहा है। ये समान नागरिक संहिता में शायद कुछ देर हो सकती थी, लेकिन नुपुर शर्मा के विवाद के बाद ये मुस्लिम चरमपंथियों ने जो आतंक मचाया और उससे मोदी समर्थकों में जो थोड़ी सी हताशा आई, अब उनको एग्रीवेट करने के लिए, उनको फिर से रिज्यूम करने के लिए मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, और ये बहुत जल्दी लागू होने जा रहा है। तो आज यही जो खबर मुझे मिली, तो मैंने सोचा कि आप तक इस गुड न्यूज को पहुंचाया जाए, समय पे पहुंचाया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही।